नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने आज हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली। तो वहीं यात्रा का नेतृत्व तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे। तो वहीं स्थानीय सांसद अजय भट्ट के साथ नैनीताल के सभी बीजेपी विधायक और जिला कमेटी के हजारों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपना कर्तव्य निभाया। तो वहीं आपको बता दें कि देश के एकजुट होने का संदेश भी दिया। और शहीदों की स्मृति में आज पौड़ी में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भाग लिया। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहीदों के बलिदान को नमन करना और समाज में देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना था। काम करने के लिए जितनी भव्य यात्रा निकाली है, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। और अल्मोड़ा पहुंचे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट में एनएच के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। और इस दौरान उन्होंने बैठक में बाईपास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। वहीं कांग्रेस द्वारा क्वार्क के मुद्दे को लेकर घेराव की चेतावनी पर मंत्री अजय टम्टा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, सिर्फ क्वार्क के नाम पर जनता को पल करा रही है। बस ये यहाँ से तो कट रही है। हाँ, बस। तो कांग्रेस का तो क्या हो गया, मुद्दे ही नहीं। वो देख रहे, उनको देखना चाहिए कि बीजेपी लाई हुआ आपदा, वो तो नेचुरल आपदा है। नेचुरल आपदा के लिए हम लोग पैसे सेंक्शन कर सकते हैं। आप देखिए 51 करोड़ एक दिया है, 17.5 करोड़ एक दिया है, 11 करोड़ एक दे रहे, 8 करोड़ एक दिया है PMGSY बाईपास में। तो ये तो सोचने की बात है। तो निराधार है उनका काम ही नहीं होती नहीं है। देखिए कुछ टनलों की भी बात आ रही है हल्द्वानी से लेकर। नहीं, वो मैं अभी टेंटेटिव DPR के लिए प्रयास कर रहा हूँ काफी टाइम से कि क्या हम कोई और ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हम नया ग्रीनफील्ड बनाए। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेलीपैड पर ऋषिकेश से आ रहा एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये हेली एम्बुलेंस सेवा ऋषिकेश से केदारनाथ मरीजों को लेने आई थी, जिसमें 2 डॉक्टर और पायलट थे और सभी सुरक्षित हैं। ये घटना हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर हुई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये देख सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर सीधे सीधे रनवे से उतर चुका है। ये देख सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर सीधे सीधे रनवे से आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया। और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं। और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर मासूम की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या हुई है। दरिंदे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन पटरी पर आगे चलता दिख रहा हत्यारा। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो 4 साल के मासूम की हत्या की गई है। दरिंदे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ट्रेन की पटरी पर आगे चलता हुआ नजर आया है दरिंदा। देखिए जरा, तो मासूम की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। संजय हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? दरअसल ये हरिद्वार के रोडी बेल वाला क्षेत्र का मामला है, जहां एक मासूम बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद से ही हरिद्वार पुलिस
उस हत्या के आरोपी की तलाश में घूम रही है, लगातार उसे तलाश कर रही है। लेकिन इस बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो हत्यारा है वो ट्रेन की पटरी पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे 4 साल की मासूम बच्ची भी जा रही है। यानी ये तो साफ हो गया है कि बच्ची की हत्या किसने की है, लेकिन जो हत्यारा है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस हर एंगल से उसे तलाश रही है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हरिद्वार में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला और उसके भारतीय पति को गिरफ्तार किया है। महिला पर अवैध रूप से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। रूबीना रूबी बनकर रह रही थी, तो वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। महिला ने 2018 में भारत में प्रवेश किया था और हरिद्वार में संतोष कुमार दुबे से शादी कर नगर कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला में रह रही थी। घर की बड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहां लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। और ऋषिकेश के डेक्कन वैली तपोवन में 7 मई को कैफे संचालन नितिन देव की गोली मारकर हत्या हुई, जहां पर आपको बता दें कि हत्याकांड मामले का एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पूरा मामला आपसी रंजिश का है। मामले में कुल 5 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से एक अभियुक्त विमलेश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी विपिन नायर और रामवीर पहले से ही जेल में बंद हैं, जबकि मामले में फरार 2 शूटर की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो एसएसपी ने हत्याकांड का खुलासा किया है और आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। आपसी रंजिश में हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समझ में आ गया था कि बहुत ही प्रोफेशनली इस काम को अंजाम दिया गया था। 20 दिन पूर्व ये शूटर्स यहाँ पर सोसाइटी में आ गए थे और पूरी तरह से थॉरोली इन्होंने रेकी की थी, कहीं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी और बहुत ही सोच समझकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इसमें हमारे द्वारा ये भी मोटिव का पता लगाने के लिए भी जो मृतक था, इसकी किन किन लोगों से राइवलरी हो सकती थी, उन सभी एंगल्स पर भी काम किया गया। तो उसी में सामने आया कि एक विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस कराया गया है, इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि चार धाम यात्रा जारी है और उसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्गों में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद होने जैसी स्थिति बन गई है, तो वहीं उसके लिए विभाग द्वारा 2800 जेसीबी और पोकलेन मशीनों को लगाया गया है। साथ ही साथ उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज्यादा संभावना रहती है। वहां पर पहले से ही मशीनों को तैनात किया गया है, जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति में जल्द से जल्द रास्ते को खोला जा सके। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से सभी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। देखिए, ऐसे कई ऐसे लैंडस्लाइड थे जो हमारे मोर्थ के अंडर में है, नेशनल हाईवेज में, जिसमें हमारे वर्क भी सैंक्शन हो गए हैं, वर्क भी चल रहे हैं और कई लैंडस्लाइड जोन ऐसे हैं जो हमने ट्रीट भी कर दिए हैं। बीआरओ में भी काम चल रहा है, बीआरओ ने भी करे हैं, एनएचएडीसीएल ने भी करे हैं और जो एनएचपीडब्ल्यूडी देख रहा है वो मतलब उन्होंने भी काफी लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट ठीक कर दिए हैं और उसमें काम चल रहा है। और बढ़ती गर्मी के बीच जहां एक और बाहरी राज्यों से ऋषिकेश पहुंच रहे पर्यटक शिवपुरी, व्यासी, मुनिकीरेती क्षेत्र में राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं चारधाम यात्रा से लौट रहे यात्री भी गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का अनुभव लेकर अपनी यात्रा को यादगार बना रहे हैं। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान कई यात्री और पर्यटक रोजाना राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा के संबंध में राफ्ट संचालकों को सभी गाइडलाइंस बता दी गई है।
रैंडम चेकिंग की बात, तो जितना भी हमारा आज के दिन राफ्टिंग ऑपरेट हो रही है, तो डेफिनेटली सारे राफ्टिंग ओनर्स को बता दिया गया है कि गाइड वैलिड होना चाहिए, उनकी बिल्कुल चेकिंग हर वक्त होती है और 8 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। हेल्पर होना मैंडेटरी है राफ्टों के अंदर, या फिर सेफ्टी कयाक या 2 राफ्टें एक साथ फिलहाल होंगी। बालोतरा राजस्थान से आए, ये हमारी देवभूमि है, यहाँ पर अब कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। साफ सफाई सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि अपनी जो भूमि है उसको साफ सुथरा रखे और अपना जो यात्री आते हैं उनको भी कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस से बृहद पौधारोपण और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। तो वहीं इस अभियान में प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता और पौधारोपण अभियान आगामी 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस से जुलाई माह के अंत तक चलाया जाएगा। और रुद्रप्रयाग के फाटा क्षेत्र में जल्द ही नई पार्किंग सुविधा का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण घोषणा को अब प्रशासन द्वारा अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने फाटा से रविग्राम में ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया और इस पार्किंग के लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल करते हुए अपनी निजी भूमि प्रशासन को देने का निर्णय लिया है। फाटा पार्किंग जो है माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में समावेशित पार्ट है और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके लिए जमीन दें। तो जमीन में से तो एक जमीन लोगों ने जो हमारे के प्रधान थे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक की हमारी प्रतिनिधि हैं जमलो की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट जमीन है लैंड उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो उनकी बैठक रखी गई है और उन्होंने एक NOC देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग। और खबर रुड़की से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि ड्रग्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत टीम ने गंगनहर कोतवाली इलाके में कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक्चुअली ड्रग विभाग के उच्चाधिकारी और SSP हरिद्वार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमें अभी हमारी ANTF की टीम और हमारी ड्रग विभाग की टीम हमारे साथ है और हम लोग जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, चाहे वो होलसेल हैं चाहे वो रिटेल हैं, उनकी भौतिक सत्यापन के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें की शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ ये दुकानें चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कई एक मामले सामने आए हैं। जो लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और वहाँ जाकर के नारकोटिक दवाइयाँ बेचते हैं। और अब विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, दुकानें चेंज करेंगे, विभाग को नहीं सूचित करेंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें डाक पत्थर में यमुना नदी क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा अवैध खनन पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें बिना रवन्नों के उप खनिज का परिवहन कर रहे 5 ट्रकों को पकड़कर सीज करते हुए पुलिस को सुपुर्द किया गया। जिला खनन अधिकारी रवीन सिंह ने कहा कि लंबे समय से डाक पत्थर में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। और खबर देहरादून से सामने आई, जहां पर कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। और उन्होंने बताया कि इस योजना में स्वीकृत की गई प्रोजेक्ट राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जा रहा है। हमारी जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है, आज कैबिनेट से उसका अनुमोदन हो चुका है। निश्चित रूप से एकल महिला स्वरोजगार योजना हमारी जो महिलाएं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो हमारी ऐसी महिलाएं जो कि विडो हैं, ऐसी महिलाएं जो कि तलाकशुदा है, ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है, ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, वे सभी
इस एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से कवर होंगी। निश्चित रूप से इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से इनको स्वरोजगार दिया जाना इस योजना के माध्यम से अब सफलता के साथ में किया जा सकेगा। खबर कोटद्वार से सामने आई, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेनाओं का पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने स्वागत किया, जहां पर परिषद के अध्यक्ष और 1971 में भारत पाक युद्ध का हिस्सा रहे गोपाल कृष्ण बर्थवाल ने कहा कि भारतीय सेनाओं की इस कार्रवाई से पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। पूर्व सैनिकों ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। उन आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के सेना है, वहाँ उसके अध्यक्ष जो मुनीर है, मुनीर के ऊपर मिसाल नहीं दागी गई। ये भी मेरा वो है कि ये भी तो वो थे जैसे आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, ऐसे इन पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भी मिसाल दागनी चाहिए थी। उसका जो हमारी भारतीय सेना ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। हमारे भारतीय सेना ने पूरा विश्व को बता दिया कि हम अनुशासित, संयम और धैर्य के साथ योजनाबद्ध तरीके के साथ हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया। और देहरादून में आरटीओ विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रही ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की गई है। जिन ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल नागरिकों की आवाजाही के लिए किया जाना था, उनका इस्तेमाल बतौर लोडर वाहन किया जा रहा था। उन ऑटो रिक्शा का चालान करते हुए आरटीओ द्वारा कई ऐसे वाहन सीज भी किए गए हैं। आरटीओ प्रवर्तक अनीता चमोला ने बताया कि ऐसे 62 वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 वाहनों को सीज किया गया है। जो पैसेंजर व्हीकल हैं, ईवी इलेक्ट्रिक ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं, अगर वो भार ही केवल गुड्स के रूप में चल रहे हैं, गुड्स का वहन कर रहे हैं, तो उन पर हमने कार्रवाई किया। तो इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था, जो कि शहर के ISBT है और हनुमान मंदिर जो हमारा ये आड़त वाला क्षेत्र है, इसके अलावा CSD के आसपास है। तो यहाँ से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी सब्जी मंडी के आसपास, तो वहाँ पर ये अभियान चलाया गया था। और बागेश्वर के कपकोट विधानसभा में खुद रही सड़कों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया ने अपना पक्ष रखा है। तो वहीं आपको बता दें, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी कांग्रेस के नेता हरीश सेठानी को पता नहीं है कि कपकोट क्षेत्र दैवीय आपदा से पीड़ित क्षेत्र है। सड़कों का जाल कपकोट में बिछाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कपकोट क्षेत्र का आर्थिक विकास कर मदद कर रही है। कपकोट में तेज गति से हो रहे विकास से कपकोट में कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, जिस कारण गलत भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि कुछ विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि कपकोट या बागेश्वर जिले के अंदर इतना पैसा आ गया है कि एक ही योजना में दो बार पैसा आना बहुत चिंतनीय उनको लग रहा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कपकोट विधानसभा के अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपदा का भी वो क्षेत्र है। आपदा का क्षेत्र होने के कारण से और बहुत सारी कठिनाई कपकोट विधानसभा के अंदर में है। तो जब मुझे लगा कि पिछले बार सोंग मुनार की जो एरिया है उसमें अलग अलग स्थानों पर बादल फटे और उन बादल फटने के कारण से यातायात बाधित हुआ और कई गांव उस आपदा के कारण से जो है रोड कनेक्टिविटी से कट चुके थे। तो हमने बहुत प्रयास करने के बाद वहां पर पैसा संचयन किया PWD के माध्यम से और तुरंत उसको ठीक करने का काम किया। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा चयनित पायलट परियोजनाओं के तहत ई-रूपी प्रणाली के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। और इस दौरान सीएम धामी ने कृषि से संबंधित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसानों और बाकी लोगों का धन्यवाद किया। पूरा विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण पहले हमारे राज्य के कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा हमारे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई-रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में
कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई-रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर इन दिनों कांग्रेस जहां संविधान यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ साथ सिंदूर यात्रा भी निकालने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी की यात्राओं का जवाब कांग्रेस भी यात्रा से ही दे रही है। कांग्रेस ने अपनी संविधान यात्रा के साथ जय हिंद यात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना के अनुसार जल्द ही इसे आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक ताने बाने को बनाते हुए देशभक्ति को भी आगे लाने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड में हमने संविधान बचाओ रैली राज्य स्तर पे कर ली थी। अब पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में संविधान बचाओ रैलियां होंगी। संविधान बचाओ रैलियों के साथ हमने एक एड ऑन किया है, उसमें जय हिंद रैली भी साथ में जुड़ी है, जिससे कि देश की जो हमारी सेना का अदम्य साहस है, हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस साहस का परिचय दिया, पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, पाकिस्तान ने जो हमले किए उसका जवाब दिया करारा, उस सारे अपनी सेना के अदम्य साहस के बारे में भी हम अपने पूरे देश प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और पूरे राज्य की जनता को बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरकुल गांव का दौरा किया और साथ ही मसूरी देहरादून लगभग 3 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और निर्माण कार्य को तय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।